नमस्कार, शाम के 6 बज चुके हैं। आप न्यूज रूम से देख रहे हैं सवाल इंडिया का। और आज देश भर से जो बड़ी खबरें हमारे सामने आई हैं, उनके आधार पर वो कौन से हैं सवाल जिन पर आज हम जवाब टटोलेंगे, ग्राउंड्स की रिपोर्ट आपके सामने रखेंगे, एक्सपर्ट्स का कमेंट आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले वो 4 बिंदु मैं आपके सामने रख रही हूं। हमारा पहला सवाल जो उठ रहा है वो उत्तर प्रदेश से निकल रहा है और सवाल ये है कि आखिर बच्चों के हाथ में पत्थर किसने थमाया है। इसी खबर से दूसरा सवाल, क्या बरेली में नमाज के बाद जो बवाल हुआ वो प्लान्ड था, स्क्रिप्टेड था, प्रायोजित था। तीसरा सवाल, तेज प्रताप ने बिहार में नई पार्टी तो बना दी, लेकिन वो नुकसान किसे पहुंचाएंगे, ये सवाल है। और चौथा बड़ा एक्सक्लूसिव सवाल जो आपको हम दिखाएंगे, एक इंटरव्यू से जुड़ा हुआ, जिसमें आपको दिलचस्प जवाब देखने को मिलेंगे असदुद्दीन ओवैसी के। आखिर किसकी चॉकलेट छीनने वाले हैं ओवैसी। ये सभी खबरें होंगी आगे, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश से जो बड़ी खबर है वो बरेली से जुड़ी हुई है। बरेली को बहुत लोग मशहूर गाना जो हिंदी फिल्म का रहा है उससे जानते हैं, लेकिन आज का दिन कम से कम बरेली किस लिए सुर्खियों में था, क्योंकि नमाज के बाद, जुम्मे की नमाज के बाद वहां पर जो हंगामा हुआ, प्रदर्शन हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, बल प्रयोग करने पड़ा। उसके बाद हालात वहां जिस तरह से बिगड़े हैं, उन्होंने बड़ा प्रश्न चिन्ह यूपी के कानून व्यवस्था पर भी लगाया है और इस बात पर भी लगाया है कि आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जो प्रदर्शन की सूरत बनी थी, उसका अंजाम क्या आज इस तस्वीर के रूप में दिखाई दे रहा है। तो देखिए, तौकीर रजा खान ये वो नाम है जिसने कहा कि हम सरकार को मोहलत दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे रहे हैं, और उस अल्टीमेटम के अंदर अगर प्रदर्शनकारियों पर से एफआईआर वापस नहीं ली गई तो फिर हम सड़क पर उतरेंगे। और आज जुम्मे की नमाज के बाद जो हुआ है बरेली में, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। अब आपको मैं अलग अलग तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आज के प्रदर्शन की। ये वो तस्वीरें हैं जिनको लेकर आज पूरा देश चिंतित है। और देश क्यों चिंतित है, सबसे पहले आप ये देखिए, ये पहली तस्वीर है जहां पर आप भीड़ को यहां पर देख रहे हैं नारेबाजी करते हुए, और आई लव मोहम्मद का पोस्टर आपको यहां पर एक बार फिर से दिखाई दे रहा है। और जब पहले दिन इस पोस्टर को लहराया गया और पुलिस के साथ जो एक तनावपूर्ण स्थिति प्रदर्शनकारियों की बनी, उसके बाद अलग अलग शहरों में बवाल हुआ और आज बरेली में यह प्रदर्शन हिंसक हो गया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहाँ पर आपको एक और मोहल्ले गली के भीतर यहाँ पर लोग दिखाई दे रहे हैं जो पत्थर उठाकर फेंक रहे हैं। इनको हमने सर्कल भी किया, इस वक्त आप देखिए, ये देखिए जो लोग हैं इनके पास पत्थर मौजूद है, इन्होंने पत्थर फेंके हैं पुलिस के ऊपर, बल प्रयोग भी हुआ है। तीसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां पर पुलिस के साथ टकराव की स्थिति दिखाई दी। ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर जबरदस्त संख्या में लोग मौजूद थे और इस दौरान भी देखिए फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा इस भीड़ को काबू में करने के लिए। चौथी तस्वीर, तनाव की जो हालात वहां पर बने, जब लाठीचार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ, उसके बाद ये प्रदर्शनकारी यहां से भागते हुए दिखे, तो वहां पर जो सामान था, जो अफरा तफरी थी, जिस तरह की तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई थी, पूरी तरह से उस हालात को काबू करने में समय लगा। पांचवी तस्वीर आपके सामने रखी हूं जहां पर सड़क पर ही जूते चप्पल छोड़कर लोग भाग गए और पूरा हिस्सा जो आपको है ये दिखाई देगा कि यहाँ पर जो अराजकता फैली, जो अशांति फैली, ये तस्वीरें चीख कर उसकी गवाही दे रही हैं। बरेली में बवाल भयंकर हुआ, बच्चों के हाथ में किसने थमाया पत्थर, आई लव मोहम्मद के नाम पर हिंसा क्यों, बरेली में हिंसक प्रदर्शन के पीछे किसकी साजिश। सड़क पर भारी बवाल और भीड़ पर लाठियां भांज रही पुलिस की तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बरेली की हैं। बरेली में जिस बात की आशंका थी आखिर वही हुआ। हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे। आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन हिंसक न हो जाए, इसके लिए पहले से ही भारी पुलिस बल की तैनाती की गई थी। लेकिन जुमे की नमाज के बाद जैसे लोग बाहर आए, प्रदर्शन करना शुरू किया, पुलिस समझाती रही, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। ये तस्वीरें देखिए, लोग हाथों में पत्थर उठाकर फेंकने लगे। प्रदर्शनकारियों ने बच्चों को भी आगे कर दिया। सड़क पर खूब पत्थरबाजी हुई और इसके चलते माहौल बिगड़ता चला गया। देखते ही देखते चंद मिनट में प्रदर्शन उग्र हो गया, लोग हिंसक होते गए और पुलिस के पास जब कोई रास्ता नहीं बचा तब लाठी चार्ज करना पड़ा। पुलिस की लाठी चार्ज के बाद अफरा तफरी मच गई, लोग किसी तरफ भागने लगे, जिसे जहां रास्ता दिखा वहां भागा, जूते चप्पल सड़क पर छोड़कर भागा।
बरेली की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन, भीड़ के पत्थरबाजी और पुलिस की लाठीचार्ज की तस्वीरों से साफ है कि सब कुछ प्री प्लान था। सारी प्लानिंग पहले से की गई थी, इसमें कुछ भी अचानक नहीं हुआ। हम बरेली के नोवेला मस्जिद में मौजूद हैं। यहाँ पर ही मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा था कि वो यहाँ आएंगे और यहाँ ही से इस्लामिया ग्राउंड पर जाकर इकट्ठे होंगे और वहाँ से ये इकट्ठे होकर अपना ज्ञापन सौंपेंगे। दरअसल मौलाना तौकीर रजा ने लोगों को आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन के लिए बुलाया था। मौलाना की अपील पर हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। नमाज के बाद लोग निकले। दोपहर 3:30 बजे के आसपास प्रदर्शन शुरू हुआ, जो कि धीरे धीरे कैसे हिंसा में तब्दील हो गया, इसकी तस्वीरें आपके सामने हैं। बहरहाल इस हिंसक प्रदर्शन से पहले आई लव मोहम्मद को लेकर जारी प्रदर्शन पर लोगों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। आई लव मोहम्मद, हम अपने मोहम्मद से प्यार करते हैं, उस बात का इजहार कर रहे हैं। उस चीज पे रोक नहीं हो सकती। हमारे दिलों में हर बच्चा बच्चा है नबी की शान में कुर्बान, नबी की शान में है बच्चा बच्चा है कुर्बान। हम हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखियां की जाती हैं, हमारी हुकूमत से मांग है इस पे इश्तिंदा कानून बनना चाहिए। चाहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी हो या किसी दिगर मजहबों के मानने वालों के गुरुओं की शान में गुस्ताखी हो रही है, उस पे कानून बनना चाहिए। ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वो सबके नबी है, वो पूरी दुनिया इस्लाम के नबी है। अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया उनके नाम से, अगर हमने लव मोहब्बत कह दिया तो क्या हराजी, तो मोहब्बत का पैगाम है। अगर मोहब्बत के पैगाम को भी अगर हमारी सरकारें ये काम करेंगी तो फिर दुश्मनी के आलम में क्या करेंगी। पुलिस कर्मियों ने किसी तरह हालात पर काबू तो पा लिया है, लेकिन इलाके में अभी भारी तनाव का माहौल है। इसको देखते हुए भारी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और देखिए, बरेली हिंसा पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद लगातार पॉलिटिकल रिएक्शंस का दौर जारी है। इस पर मंत्रियों ने स्टेटमेंट्स दिए हैं, लेकिन इस पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी से हमारे साथ एसएन सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रशीदी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी इंडिया में सवाल इंडिया का कार्यक्रम में। मौलाना रशीदी जी, पहला सवाल मेरा आपसे है और सवाल यही है, बच्चों के हाथ में पत्थर क्यों पकड़ा दिए गए हैं? कोई मांग भी है तो उसका एक तरीका होगा बात करने का, हाथ में पत्थर पकड़ा दिया गया, हिंसा का रास्ता। देखिए, आपकी रिपोर्ट देखी मैंने, अभी आपने एक चीज को नहीं बताया और वो चीज ये है कि 2 दिन से मौलाना तौकीर रजा का एक बयान पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा था। 2-3 दिन से बुलाने वाला कौन है, किसने बुलाया है, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात ही नहीं है। मौलाना तौकीर रजा ने ये बुलाया और कहा कि जुमे की नमाज के बाद फिर हम ग्राउंड तक जाएंगे और ज्ञापन सौंपेंगे। ये सारा कुछ तो जाहिर है। दूसरी बात ये है, आप मुझे बताइए, सरकार की एजेंसियां होती हैं, एजेंसियों को जब एक पता चल गया कि इस तरह का एक प्रोग्राम होने वाला है, तो एजेंसियों को चाहिए था सारी मस्जिदों पर जाकर ये कहें, भाई यहाँ भीड़ इकट्ठी मत करना, जो भी करना है वहां जाके करना, आगे जाके जिसको भी देना है। ये जो भीड़ इकट्ठी होने दी गई, इसके पीछे का मंशा क्या है ये भी समझना पड़ेगा। किसने ये भीड़ इकट्ठी होने दी? नहीं, भीड़ इकट्ठी इसलिए हुई है कि यहाँ प्रशासन ने किसी भी तरह का इनको अल्टीमेटम नहीं दिया। नहीं, आप ही कहना चाह रहे हैं कि सरकार ने ये भीड़ इकट्ठी होने दी, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये भीड़ इकट्ठी होने दी? यकीनी तौर पर पुलिस को चाहिए था कि वहां जाकर जुमे की नमाज से पहले ये कहा जाता कि यहाँ कोई भीड़ इकट्ठी ना हो। ठीक है, जो बयान आया एसएन सिंह साहब, बड़ा आरोप है यहाँ पर मौलाना रशीदी का। देखिए, सीधा सवाल मेरा आपसे ये है, वो कह रहे हैं 2 दिन से ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से लोगों को बुलाया जा रहा है, वहां पर इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है, तो क्यों नहीं रोक दिया गया? खराब हो जाएगा। एसएन सिंह जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? फाटक खोल दीजिए। सिंह साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ठीक है, चलिए हम उनसे फिर संपर्क करेंगे। रशीदी जी, आप रुकिएगा हमारे साथ, लेकिन सरकार के मंत्रियों के भी रिएक्शन है, क्योंकि आपने सरकार पर यह आरोप लगाया कि 2 दिन से अगर ये इन्फॉर्मेशन थी कि इस तरह से बुलाया गया है लोगों को कि उसके बाद जाकर हम ज्ञापन सौंपेंगे और उसके बाद भी ये होने दिया गया। तो आइए सुनते हैं इस पर। बरेली की घटना को लेकर यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने कहा कि जांच के दायरे में जो जो आएगा वो सब जेल जाएंगे।
धर्म का स्थान धर्म है और बिना परमिशन के किसी भी प्रकार का जुलूस निकालना और धार्मिक उन्माद फैलाना, राजनीति करना गलत है। और हमारी सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी कदम उठाना वो सब लोगों को मोबिलाइज कराने के लिए कहा था, नमाज के जो भी जांच के दायरे में आएंगे, चाहे वो कितनों रसूख जोर में, सब जाएंगे जेल। और एक और अहम बयान इस वक्त मैं आपको दिखाती हूं। देखिए, यूपी सरकार में राज्य मंत्री असीम अरुण ने कहा कि शक्ति प्रदर्शन के लिए जुलूस इस तरह से निकालना और वहां पर जो कुछ हुआ उसके पीछे विभाजनकारी ताकतें शामिल हैं और योगी सरकार ऐसे लोगों से निपटना बखूबी जानती है। किसी प्रकार के जुलूस को शक्ति प्रदर्शन के रूप में अगर देखा जाए तो ये देश के लिए गलत होगा और जो विभाजनकारी लोग हैं वो इस दिशा में भारत को ले आने की कोशिश करते हैं, किंतु हमारी सरकार इसको निपटना जानती है, हमारी पुलिस, हमारा प्रशासन इसको निपटना जानता है और ऐसी कोई भी आयोजन नियम विपरीत नहीं होंगे। कोई अगर गलती करता है, कोई ऐसी विभाजनकारी कार्रवाई करता है तो उसके लिए कानून से निपटेगा और बहुत सख्ती के साथ निपटेगा। इस पर यूपी के मंत्री जयवीर सिंह ने क्या कहा मैं आपको वो भी दिखाऊंगी और उनका स्टेटमेंट पहले एक बार आपको दिखा देते हैं। वो ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद, इस पोस्टर को लेकर जो मुकदमा दर्ज करने की बात की जा रही है वो अफवाह है। शांति व्यवस्था खराब करने की साजिश के तहत इस तरह का हंगामा किया जा रहा है। इस तरह का आई लव मोहम्मद वाली बात जो चल रही है, कहीं भी कोई जब घटना नहीं, कौआ कान ले गया, कौआ कान तो देख लो है कि नहीं, जब कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ आई लव मोहम्मद को लेके, तो इस तरह की बातें नितांत चिंताजनक हैं, गुमराह करने वाली हैं और जानबूझकर शांति व्यवस्था को खराब करने वाली साजिशें रचने का काम कतिपय लोगों के द्वारा किया जा रहा है। जो शांति व्यवस्था को खतरा पैदा करेगा, जो कानून को तोड़ेगा, उसके खिलाफ कानून के दायरे में ला करके कार्रवाई होगी। एसएन सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से और इस्लामिक स्कॉलर मौलाना रशीदी हमारे साथ हैं। एसएन सिंह साहब, मेरा सवाल आपसे देखिए बड़ा ये है कि यहाँ पर सीधे सीधे वो ये आरोप लगा रहे हैं कि 2 दिन से ये इंफॉर्मेशन थी कि मौलाना तौकीर रजा खान ने लोगों को बुलाया है और ये कहा है कि जुम्मे की नमाज के बाद जाकर हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो जब 2 दिन से ये सूचना थी तो क्यों नहीं रोका गया लोगों को वहां पर इकट्ठा होने से? 2 चीजें देखिए मीनाक्षी जी, मुझे लगता है मोहब्बत और नफरत दोनों 2 विरोधी विचारधारा हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो नफरत नहीं, नफरत करते हैं तो मोहब्बत नहीं। मोहब्बत हम अपने माता पिता से करते हैं, अपने गुरु से, गार्जियन से, परम पिता से, देश से, सबसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत में मीनाक्षी जी नफरत कहाँ से आ जाती है? आज ये जो नफरत का बीज बोया गया है, ये तो कुछ ऐसे षड्यंत्रकारी लोग हैं जो भारत से भी मोहब्बत नहीं करते हैं, जो अपने अल्लाह से, अपने पैगंबर से, अपने गॉड से मोहब्बत नहीं करते हैं। वो हाथ में ईंट पत्थर लेकर और देश को बर्बाद करने का नारा लगाते हैं और इस तरह के षड्यंत्र का कार्य करते हैं। मुझे लगता है इसके ठीक है सर, आपका ऑडियो हम तक ठीक से पहुंच नहीं रहा है। मैं फिर कोशिश करूंगी आपसे दोबारा से कनेक्ट करने की। मौलाना रशीदी जी, इस बीच देखिए बीजेपी के प्रवक्ता जो बात कह रहे थे आपने वो सुना, लेकिन मेरा सवाल उससे सर आगे का है। बरेली में जो कुछ हो गया, जहां हम देख रहे हैं कि बच्चों तक के हाथ में पत्थर हैं, जो पुलिस के ऊपर पत्थर उछाल रहे हैं, एक टकराव की स्थिति, एक तनाव की स्थिति वहां पर बनी। मौलाना तौकीर रजा इन सबके बीच कहां है? जिस व्यक्ति ने ये कहा कि वो वहां पर आके ज्ञापन सौंपने के लिए जाएगा, वो व्यक्ति तो बयान देके गायब हो गया। देखिए मैडम, मैं एक वीडियो दिखा रहा हूँ आपको, कहेंगे तो मैं आपको भेज भी दूंगा। ये सहारनपुर का वीडियो है और इस लड़के ने सिर्फ आई लव मोहम्मद का कागज उठाया, अकेला लड़का बिल्कुल, ना इसने कोई नारेबाजी की, ना इसने कुछ कहा, सिर्फ उसने आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाया और इसको पुलिस इस तरह से पकड़ के ले गई जैसे किसी आतंकवादी को पकड़ के ले जाया जाता है। ये वीडियो मैं आपको भेज दूंगा। और सब लोग ये कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद पर कोई कार्रवाई नहीं है, आई लव मोहम्मद पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन सर आज की घटना है रशीदी जी, अभी मैंने आपको जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, मैंने उनका बयान सुनवाया। वो ये कह रहे हैं कि पोस्टर को लेकर कोई विवाद ही नहीं है, आई लव मोहम्मद पोस्टर लेकर कोई चल रहा है, ये अफवाह है। मंत्री कह रहे हैं ना सर, वो ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने शांति व्यवस्था खराब की उनके ऊपर एक्शन लिया है। देखिए, आप मंत्री की बात को मानेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, ये लाइव वीडियो है। ये देखिए, उस बच्चे को पुलिस ऐसे पकड़ के ले जा रही है जैसे किसी आतंकवादी को ले जा, अकेला लड़का है बिल्कुल, कोई इसके आसपास नहीं है, कोई भीड़ नहीं है, कोई जमकटा नहीं है किसी तरह का, और पकड़ के ले गए इसको, चूंकि आई लव मोहम्मद का पोस्टर इसने उठा लिया था। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कानपुर में जिस दिन ये घटना हुई थी, उसी दिन कानपुर में ये बात क्यों नहीं साफ की गई पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, कि हम जो भी कार्रवाई कर रहे हैं या करेंगे, ये आई लव मोहम्मद के नाम पर नहीं है।
ये 10 दिन के बाद क्यों कही जा रही है बात बार बार कि नहीं आई लव ठीक है। मोहम्मद के नाम पर नहीं है? चलिए, जब मुझे आग लगता है लगी एसएन पूरे- सिंह आपके सवाल का बेहतर जवाब दे पाएंगे। सिंह साहब, आपको आवाज आ रही है मेरी? आप सुन पा रहे हैं? जी 10 सेकंड आवाज उस समय हाँ, चली गई थी, जवाब दीजिए। प्रॉब्लम हाँ। था। मैं अपने मित्र से कहना चाहूंगा कि भाई मोहब्बत और नफरत तो दोनों विपरीत विचारधारा है। मोहब्बत तो हम अपने माता पिता से भी करते हैं, हम अपने परम पिता से करते हैं, अपने देश से करते हैं। उसमें अराजकता तो नहीं होती, हल्ला तो नहीं होता, हंगामा तो नहीं होता। और अल्लाह और ईश्वर के प्रति तो 5-5 बार, कोई 10 बार नमाज अदा करता है, इबादत करता है, मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसे प्रदर्शन तो नहीं करता है। मुझे लगता है कि ये जो प्रदर्शन करे शरारतकारी सोच है, उस शरारतकारी सोच की निंदा मौलाना जी को भी करनी चाहिए और भारत के सभी लोगों को करना चाहिए कि भाई आप हाथ में कंकड़ पत्थर लेकर एक धर्म को बड़ा, दूसरे धर्म को नीचा, एक धर्म का पोस्टर लगाएंगे और दूसरे धर्म का पोस्टर जलाएंगे। नहीं सिंह साहब, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है, जो अभी रशीदी साहब ने भी उठाया, वो एक वीडियो दिखाकर कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर ज्यादती हो रही है। तो ऐसे वीडियो को लेकर आपत्ति है जिस पर उन्होंने सवाल उठाया, उस पर आपने जवाब नहीं दिया। लेकिन इस बीच कई तरह के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, कुछ और पॉलिटिकल रिएक्शंस का मैं यहाँ पर रुख करूंगी अब इस खबर को लेकर। बरेली हिंसा में एसपी नेता सोमैया राणा ने बयान दिया है और उन्होंने नाराजगी जताई है जिस तरह से वहां पर जुलूस पर लाठीचार्ज पुलिस ने किया, उसे शर्मनाक सोमैया राणा ने बताया है। कानून व्यवस्था बिगाड़ने का कोई काम नहीं हुआ, ये उनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। एसपी नेता सोमैया राणा का पूरा स्टेटमेंट आपको सुनवाते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस ने खासकर आज जुमे के बाद लोगों ने जो आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स लेकर के निकले थे उन पर इस बुरी तरीके से लाठीचार्ज किया, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। और मैं ये यूपी पुलिस को मैं चैलेंज कर रही हूँ इस बात का, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी इस तरीके का काम नहीं किया जिस पर कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई सवाल उठ सके। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने शुरुआत कर दी है, तो अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खासकर ये जो आई लव मोहम्मद का पोस्टर लिए हुए कोई भीड़ नहीं आएगी, अब पूरा सैलाब आएगा। और इसके लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस चाहे तो अपनी बंदूकों के साथ तैयार रह सकती है। हम लोग खुशी खुशी अपने ऊपर गोलियां खा लेंगे, लेकिन ये जुल्म और ज्यादती बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं की जाएगी कि आई लव मोहम्मद कहने, लिखने या बोलने पर पाबंदी लगाई जा सके। तो उत्तर प्रदेश में विपक्ष के नेता इस पर जबरदस्त सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इस बीच देखिए, जो ये नफरती घटनाएं आपको घटती हुई दिखाई दे रही हैं उत्तर प्रदेश में, चाहे अलग अलग शहरों में ये हालात दिखाई दिए हों, महाराष्ट्र में क्या हुआ है उस पर भी नजर डालनी जरूरी है। महाराष्ट्र के बीड में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खुली धमकी दी गई, सीएम योगी के खिलाफ अपशब्द कहे गए। आई लव मोहम्मद विषय को लेकर ही ये प्रदर्शन चल रहा था और इसी प्रदर्शन के दौरान योगी आदित्यनाथ को धमकी दी गई। महाराष्ट्र के बीड़ से योगी को खुली धमकी, आई लव मोहम्मद के नाम पर नफरती बोल, योगी को दफनाने की धमकी, आई लव मोहम्मद पर हिंसक होता प्रदर्शन। 4 सितंबर को कानपुर से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद को लेकर बवाल कैसे नफरती और हिंसक होता जा रहा है उसकी ये तस्वीरें साफ गवाह हैं। मामला धमकी से लेकर दफनाने तक पहुंच गया है। खुलेआम धमकी दी जा रही है, वो भी किसी और को नहीं बल्कि बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। पहले महाराष्ट्र के बीड़ से आए इस वायरल वीडियो को देखिए। इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करे। मोहतरम सामने इकराम, मैं उस योगी को मजले गांव शहर से मुस्तफा मस्जिद के सामने से ये चैलेंज करता हूँ कि अगर तेरी अगर इतनी हिम्मत है तो तुम मजले गांव में आकर क्या खाली सिर्फ और सिर्फ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के जो गुस्ताख है, जो गुस्ताखी कर, जो आई लव मोहम्मद के नाम पर जो आज बैनर लगा रही है, अगर तू उन्हें अरेस्ट करेगा तो मैं कसम खुदा की मुस्तफा मस्जिद के सामने के उसे चैलेंज करता हूँ कि तुम मस्जिद गांव से हमारे साल भैया के ढाबे तक भी तू नहीं पहुंच पाएगा कि तुझे उठाकर सीधा तुझे दफना दिया जाएगा। मौलवी के इस बयान के बाद वहां मौजूद लोग आई लव मोहम्मद के नारे लगाते हैं। दरअसल मोहम्मद के समर्थन में कुछ लोगों ने 22 दिन पहले कानपुर से आई लव मोहम्मद की शुरुआत की। तब मामला कुछ खास नहीं था, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के बाद ये उग्र होता चला गया।
बीते 24 घंटे में भी देश के कई हिस्सों से ऐसी तस्वीरें आई जिसमें कहीं आई लव मोहम्मद को लेकर पोस्टर लगाए गए तो कहीं विशेष समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन किया। ये तस्वीरें कानपुर की हैं, जहां पोस्टर के साथ हजारों लोग सड़कों पर हैं। इसमें बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं। यूपी के मुरादाबाद से लेकर बरेली और सीतापुर तक आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में भी आई लव मोहम्मद को लेकर लोग सड़कों पर हैं। इंदौर, अहमदाबाद, मुंबई और संभाजी नगर से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। अजमेर में जुमे की नमाज पढ़ने आए लोगों ने इस बवाल को लेकर क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। ये मुल्क सबका मुल्क है। यहाँ पर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन सारी बातों पर विवाद करना ये अपने मुल्क का मजाक है, ये अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक है, ये अपने मुल्क की यकजहती और जो हम भाईचारा रखते हैं इसका मजाक है। बेवजह की बात है सर, राजनीति को चमकाया जा रहा है। ये राजनीति का एक मुद्दा है, बिना इसके राजनीति नहीं। अगर ये खत्म हो जाएगी तो हिंदुस्तान से राजनीति खत्म हो जाएगी। इधर एक तरफ प्रदर्शन जारी है, वहीं बरेली में इसको लेकर बवाल हो गया। क्रिकेट खेल रहे बच्चों की बॉल पोस्टर पर लग गई, जिसको लेकर दो पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। बच्चे बॉल खेल रहे थे, वो नाली की बॉल हमारे आका के कैलेंडर पे लगी। अच्छा, ये घर हमारा है, हमारी बहन यहाँ पर बच्चों को पढ़ाती है, उनने कुछ किया होगा, उससे गाली उतारी करी। हम आए, हमने समझाया तो बच्चों की बात खत्म हो गई। वो औरत आई, उनने कहीं लगाया, किसने इसको फाड़ के नाली में फेंको, बच्चे बाजू कर। आई लव मोहम्मद को लेकर जारी बवाल के बीच बीते 3 दिनों से हिंदू समुदाय के लोग भी आई लव महादेव के पोस्टर के साथ सड़क पर हैं। वाराणसी से लेकर मुंबई और देश के कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें लोग आई लव महादेव का पोस्टर लगाए हुए हैं। आई लव महादेव हो, आई लव माँ दुर्गा हो, हमारे देवी देवता है और हमको पूरा हक है कि हम भी अपना भाव लोगों के सामने प्रकट सकते। हम भी अपना भाव आप बता रहे रख सके। आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स जो है मुंबई भर में लगाए जा रहे हैं, आपको लगता है वो सही है, गलत है, जिसके चलते आप लोग उसी के उत्तर में प्रति उत्तर में लगा रहे हैं? हम उनके प्रति उत्तर में नहीं लगा रहे हैं, हमारे यहाँ पे आज 10-12 वर्षों से लगाया जा रहा है। हाँ, ये है कि पहले इसको ध्यान नहीं दिया जाता था विषय को, अब लगता है कुछ गंभीर विषयों के हिसाब से लोग ध्यान दे रहे हैं। आई लव मोहम्मद बनाम आई लव महादेव का ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि बवाल आखिर कब थमेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी उसका इम्पैक्ट देश के बाकी जिन हिस्सों में दिखाई दे रहा है वो हमने आपको दिखाया। मौलाना राशिदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मौलाना साहब, ये बताइए, क्या ये भाषा शोभा देती है? राज्य के एक मुख्यमंत्री के लिए कहना था जमीन में गाड़ देंगे, दफना देंगे। नहीं, देखिए, अपने गुस्से का इजहार करना ये मेरा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना भी गलत है। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी को इस तरह की भाषा से संबोधित करना मैं समझता हूँ बिल्कुल गलत है। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कोई मैसेज जो आप उनको देना चाहें? मैं ये कहना चाहता हूँ, गुस्से को आप प्रदर्शित कीजिए, आपका गुस्सा अपनी जगह है, लेकिन गुस्से का मतलब ये नहीं कि संविधान और कानून को आप अपने हाथ में ले लें और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करें जो गैर संवैधानिक हो, गैर मर्यादित हो। इससे बचना चाहिए। यही वजह है कि फिर हमारे जो धरने प्रदर्शन है वो बेअसर हो जाते हैं और उनका कोई असर नहीं होता। चलिए, उम्मीद यही कि जो लोग सड़कों पर उतर रहे हैं कम से कम वो आपकी इस सलाह को, इस मशवरे को ध्यान से सुने, इसको अमल में लाएं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर क्या कहा। और आपको एक खास बातचीत अब दिखाते हैं असदुद्दीन ओवैसी के साथ। लेकिन इस खास बातचीत में जिन मुद्दों पर असदुद्दीन ओवैसी खुलकर बोले हैं, बिहार चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। हमारी तरफ से गठबंधन के रास्ते खुले हैं, हम हाथ बढ़ा रहे हैं, तो इसे हमारी कमजोरी की तरह ट्रीट ना किया जाए। लेकिन
इंतजार भी बहुत लंबा नहीं हो सकता, ज्यादा समय इंतजार नहीं कर सकते। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी ने आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग इस मुद्दे को उछालने की कोशिश कर रहे हैं, इस मुद्दे का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पूरी बातचीत मनोरंजन भारती के साथ देखिए। कितनी सीटें लड़ेंगे सर, कोई आपने तय किया है संख्या? अब इसका आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हमारे अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब और आफ्ताब साहब बैठकर डिसाइड करेंगे और लड़ेंगे। कोई गठबंधन की बात किसी से हो रही है? अब इतना जल्दी बहुत जल्दी हो जाएगा बोलना इस बारे में, मगर इतना तो हम बोल सकते हैं कि हमारे दरवाजे बंद नहीं हैं, मगर अब उस इंतज़ार में, उस फिराक में तो हम नहीं बैठ सकते। और हमको इलेक्शन की तैयारी पहले से शुरू हो चुकी है और अच्छी तरह से चल रही है। मैंने इसलिए पूछा कि मैंने पिछले हफ्ते तेजस्वी यादव का इंटरव्यू किया था। मैंने उनसे पूछा था कि क्या कोई आपने कोई उनसे संपर्क किया है क्या, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ना मुझे कोई फोन आया ओवैसी साहब का, ना लालू जी को आया। देखिए, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब हैं। उन्होंने लालू जी को खत लिखा, खत लिखकर कहा कि हमको ये दिख रहा है कि दोबारा बिहार में बीजेपी की सरकार ना बन जाए, एनडीए की, और हमको ये भी खदशा है कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना लेगी। तो उसको रोकने के लिए, बावजूद इसके कि आपकी पार्टी ने हमारे 4 एमएलएस को खरीदा, तोड़ा, हम बिहार के लार्जर इंटरेस्ट में सेकुलरिज्म को स्ट्रेंथन करने के लिए हम आपसे अलायंस करना चाहते हैं। फिर आपकी या किसी और की और जगह भी इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा, तो हमने अख्तर ईमान साहब कहा भाई इनको भी लिख दो। देखिए, उम्मन ये होता है कि अगर आप एक पार्टी के सुप्रीमो को, और लालू जी ने तो खुद इस पार्टी को बनाई, अब उनको लेटर लिखने के बाद अगर उनका बेटा बोलता है कि मुझे नहीं मिला, तो हम बोले ठीक है उनको भी लिख दो। उसमें तो साफ क्लियरली लिख दिया अख्तर ईमान साहब ने कि आप 6 सीट दीजिए, हम तो 5 पे चेवा जीते थे। अगर आपको सत्ता मिलती है तो कोई मंत्री मत बनाइए, सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बनाइए और ये कम्युनलिज्म फैशिज्म से लड़ते रहिए। अब इससे बढ़ के और क्या कर सकते हैं हम? इससे बढ़ के आपको तो दे चुके हैं सब चीज। अब आप बोलते हैं अंग्रेजी में, द बॉल इज इन योर कोर्ट, आपकी पार्टी का फैसला करिए। मगर एक बात तो, एक पैगाम चला गया है पूरे देश में, बिहार में, सीमांचल में, हर घर में, कि कौन बीजेपी को रोकना चाहता है और कौन बीजेपी को लाना चाहता है बिहार में। आपने आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो ढोल उल्ले के बजाते हुए गए वहां पर। हाँ, नहीं तो उसको देखिए, अगर लालू जी को लेटर मिलता है और वो कहते हैं कि मुझे नहीं मिला, तो अब कैसे दुनिया को बताएंगे? मालूम तो होना चाहिए ना उनको। अब वो लिया कर दिए तो वो कहते हैं कि मुझे डराने के लिए गए। अरे भाई, कौन डरा रहा है? ना हम डरते ना किसी को डराते हैं, वो तो हमारी पॉलिसी नहीं है। मगर जब आपके पार्टी के सुप्रीमो को, जो आपके पार्टी को बनाया है, उनको खत लिखने के बाद आप कहते मुझे नहीं मिला, तो बोले ठीक है। अख्तर ईमान साहब बोले ठीक है, अब इस तरह से जाके देते हैं ताकि सबको, उनको ही पता चल जाए। तेजस्वी बार बार कहते हैं क्या ओवैसी साहब मुझे हैदराबाद में देंगे सीट? अरे आप तो इंडिया अलायंस का हिस्सा है, मैं तो नहीं हूं। आप बोल दीजिए कांग्रेस के नेताओं को, रेवंत रेड्डी से आप बात कर लीजिए, आइए हैदराबाद और पूरे यादव वोट बटोर के लेके जाइए। कौन रोक रहा है आपको? हम तो यहाँ पर हमारे 5 एमएलए जीत चुके, एक पहला बाई इलेक्शन जीते थे यहाँ पर हमारे लोकल बॉडीज में। कौन रोक रहा है भाई? आप वेलकम आइए ना, शायद हो सकता है कि वहां की यादव आपको अपना नेता बना ले, हमको बिल्कुल एतराज नहीं है, वेलकम। तो ये गठबंधन नहीं होगा तो फिर आप पे तोहमत लगेगा ना, वो बात। तो देखिए बाबा, इश्क में तोहमत लगता है ना, वो इश्क ही नहीं जिसमें तोहमत ना लगे। हमको इश्क है सीमांचल की जनता से, हमको इश्क है हमारी पार्टी से, हमको इश्क है हमारे काम से। तो ये तो लगता रहेगा। जिस दिन मैं खबर में उतारा जाऊंगा उस वक्त भी लोग इल्जाम लगाएंगे, तो उससे क्या करना है? नहीं, वो कहेंगे ना कि भाई इससे मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। अरे 5 सीट हम जीते, 4 तुम तोड़कर लिख कर गए, वो क्या था? अच्छा आप बाबा, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जब बीजेपी ने कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार को तोड़ दिया, मध्य प्रदेश में तोड़ दिया और महाराष्ट्र में तोड़ा, शिवसेना को तोड़ दिया, एनसीपी को तोड़ दिया, तो उस वक्त क्या इन सब ने कहा? आसमान को सर पे उठा लिया कि लोकतंत्र का कत्ल हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन को कमजोर किया जा रहा है। यहां जो 4 लेकर गए, ये गांधीयन एक्ट था। तुम सत्याग्रह कर रहे थे चंपारण से तोड़ने के लिए, बताइए।
5 जीते हम लोग सीमांचल के डेवलपमेंट के नाम पर, जनता ने उनको कहना कि वो 5 तो उन्हीं का आदमी था जो उनको क्या मतलब उन्हीं टिकट नहीं दिया। तो फिर आप महाराष्ट्र में आप ही के आदमी थे जो गए थे, वो आर्गुमेंट आप पे लागू होता है। टिकट आप नहीं दिए थे, वोट किसके नाम पे मिला? पार्टी के नाम पे मिला ना। आज जनता में नहीं जा सक रहे वो लोग, चेहरा नहीं दिखा सकते, छुप छुप के जाते हैं, तो ये गलत बात है बिल्कुल। उनको लगता है कि आज आप सीमांचल मांग रहे हैं, कल दरभंगा मांगेंगे, मधुबनी मांगेंगे, कहां तक होगा? देखिए बाबा, आपने हमारे 4 MLAs को गैर अखलाकी तरीके से सीमांचल की जनता के पीठ में खंजर घोंपकर आपने उनको तोड़ लिया। हम आला ज़र्फी का मुजाहरा कर रहे हैं, आपकी तरफ हमने लिख कर दिया, और आपको नजर आ रहा है कि सब मांगेंगे। नहीं मांगेंगे भाई। आप कभी दोस्ती करके देखे किसी से? और आप जो MY बोलते हैं, क्या हो रहा है बोलिए? अब हम खुल के बोलना शुरू करेंगे, बताएंगे पूरा। बोलिए। नहीं बताएंगे ना, जनता को बताएंगे MY क्या है, क्या फायदा होता है। मेरा ये कहना है कि आप अभी 4 मांग रहे हैं, कल को लोकसभा भी मांगेंगे। अरे बाबा, जरा नम हो तो बड़ी जरखेज है जमीन साखी। आप नम हो के तो देखिए। आप इतना इस तरह से अगर आप सोच रहे हैं तो क्या होगा? ओवैसी साहब, इतनी बड़ी पर्सनालिटी, आप क्यों गठबंधन के लिए ऐसे कर रहे हैं? जरा नम हो के देखिए। देखिए, ये जो बड़े लोग बिहार के हैं, जो अख्तरुल इमान साहब को मिले थे, उन्होंने कहा कि मुझे डायरेक्ट उन्होंने कहा कि आप नहीं चाहते अलायंस, और आप सिर्फ समझते हैं कि आप ही करें। अरे हमने कहा ये लड़ाई मेरी नहीं है, जाती लड़ाई नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि यहां पर हमारी पार्टी प्रॉस्पर हो, और लड़ाई का मकसद सीमांचल का डेवलपमेंट है मेन, और बिहार में मुस्लिम लीडरशिप पैदा हो जाए। तो मैं क्यों नहीं चाहूंगा? मतलब आप लिख कर दीजिए, मेरा तो मामला नहीं है ना। ये पहली बार हो रहा होगा ना कोई, आप इतना झुक रहे हैं? झुकने का नहीं है बाबा। देखिए, जब हाथ आप किसी तरफ बढ़ाते हैं ना, तो उस हाथ को बढ़ाने का मकसद कमजोरी अगर कोई देख रहा है, तो फिर ये हाथ उनके गिरेबान के तार से खेलने को भी तैयार हो जाएंगे। ये लोग अगर किसी बिहार में RSS, BJP, नीतीश कुमार की सरकार को रोकने के लिए अगर हम कुछ कदम उठा रहे हैं, आप कमजोरी आपको दिख रहा है, तो ठीक है, आप देख लीजिए। बिहार में क्या, यदि ये गठबंधन नहीं होता तो क्या BSP से करेंगे? पिछले बार भी, क्योंकि रामजी गौतम भी घूम रहे हैं, चंद्रशेखर भी घूम रहे हैं। बहुत कर सकते हैं, बहुत सी चीजें हैं। किससे करेंगे, क्या करेंगे, अख्तरुल इमान साहब, आफ्ताब साहब बताएंगे। एक चीज है, क्या आपने कांग्रेस में किसी से बात की गठबंधन के लिए? नहीं, क्योंकि सीमांचल में तो कांग्रेस मजबूत है ना। 2 प्रॉपर उसका सांसद है, एक पप्पू यादव है जहां पूर्णिया में बैठे। ये लेटर जो है अख्तरुल इमान साहब ने लालू जी को लिखा, कांग्रेस के नेता को भी लिखा, और मेरे ख्याल से इनके दूसरे नेताओं को भी लिखा जो इनके साथ अलायंस में है, पर हमारी कोई बातचीत नहीं हुई कांग्रेस के किसी नेता से। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि CWC की बैठक के बाद मैंने सचिन पायलट का इंटरव्यू किया, और मैंने पूछा कि क्या आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से आपका गठबंधन होना चाहिए, महागठबंधन? उन्होंने कहा जो भी NDA के खिलाफ है उसे महागठबंधन का हिस्सा होना चाहिए। हम बोले कि क्या आपको लगता है NDA के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी लग रहे हैं? उन्होंने बोला हाँ, वो लड़ रहे हैं NDA के खिलाफ। तो ये एक बात है कांग्रेस लीडरशिप, क्योंकि कांग्रेस अब बड़ी भूमिका में है यहाँ पे, आप माने चाहे ना माने। नहीं, अगर सचिन पायलट साहब ने बात, वो YouTube पे इंटरव्यू आप देख सकते हैं। मैं देखा हूँ बाबा, मैं आपका देखते रहता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको हम नहीं वॉच करते, जो आपको पीछा करते रहते हैं आपका। उन्होंने वो कहा है, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, वोट काटने की बात कर रहे हैं। मेरा एक ही वोट है, ठीक है, बड़ा वोट नहीं है, एक ही है। एक ही वोट, एक वोट से सरकार गिरी है। एक ही वोट, इतिहास गवाह, एक वोट किसको से दिया सरकार हमने बताइए बाबा? हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मुझे फोन पर बात की, फिर मेरे से मुलाकात हुई, हम बोले हम डाल रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी साहब ने मुझे फोन करके कहा कि मैं आके मिलूं क्या आपसे? बोला सर आप मत आकर मिलिए, आप बुजुर्ग आदमी हैं, आप जब हाईकोर्ट में थे उस वक्त के आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में आपने मुस्लिम रिजर्वेशन दिखाया, वो जजमेंट दिया। हम नहीं करे, वोट डाले ना, बोल कर वोट डाले, तब हम अच्छे हो जाते, आज हम बुरे हो जाते हैं। ये तो मुनाफिकत है, हिपोक्रेसी है इन लोगों की। ओवैसी साहब, आपको लगता है SIR मुद्दा है बिहार के चुनाव में? नहीं, बराबर मुद्दा है। आप अगर अब अख्तरुल इमान साहब कॉन्स्टिट्यूंसी में वो खुद करीब 1500-2000 नाम डलवाए, जो लोग मर गए थे वो जिंदा हैं,
जिनको बोले शिफ्टिंग होगी वहीं पर है, डबल एंट्री बोले नहीं है, 1000 नाम तो डलवाए हैं वो, और सबसे ज्यादा कोई पार्टी नहीं डली बाबा, एक पॉलिटिकल 1000 नाम के करीब डला है। कुछ और चीजों पे बात कर लेते हैं ओवैसी साहब। आई लव मोहम्मद को लेकर के बहुत बवाल, मतलब कंट्रोवर्सी हो गई या कहिए एक चर्चा में। एक बात समझ गया, हाँ। अगर मैं एक पोस्टर बनाता हूँ आई लव मनोरंजन भारती, कोई केस होगा मुझ पे? नहीं होगा, नहीं होगा। और अगर मैं बनाऊं तो क्यों बनाऊंगा? क्योंकि मेरे दोस्त हैं आप। जब लव इस्तेमाल हो रहा है उसमें प्रॉब्लम क्या है बताइए? अब क्या हमको पूछ के लिखना पड़ेगा कि हम लव लिखें ना लिखें? आर्टिकल 25 है या कचरे के डब्बे में चला गया? एक बात समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो कंट्रोवर्सी भाजपा कर रही है ना, आप पूरे दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज को, और खास तौर से वो जो पड़ोसी हमारा है जो टेररिज्म को प्रमोट करता है भारत, क्या मैसेज दे रहे हैं आप? अरे भाई मैं लिख रहा हूं मुसलमानों के लिए, चाहे भारत का हो चाहे दुनिया का मुसलमान हो, वो इसलिए मुसलमान है, वो इसलिए अल्लाह को अल्लाह मानता है क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद ने हमको कहा कि देखो ये अल्लाह है जो जमीन और आसमान का खालिक है, तुमसे उसी की इबादत करना। और हमको ये सिखाया गया कि हमारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि हम सबसे ज्यादा प्रॉफिट मोहम्मद को चाहेंगे। आर्टिकल 25 है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, इसमें कौन सा एंटी नेशनल बात है? इसमें कौन सा वायलेंस को प्रमोट करने की बात है? मोहब्बत को आम करने की बात है। और कुरान में तो लिखा गया है कि ये सिर्फ मुसलमानों के प्रॉफिट नहीं है, ये पूरे मर्सी है, रहमतुल आलमीन है। तो आप इसमें भी अगर आप उछाल रहे हैं उसको, तो ये तो आप खुद अपने पैर पे नहीं अपने जिस्म पे गोली मार रहे हैं। आई लव महादेव भी चल गया है। अरे बिल्कुल करना चाहिए भाई, उनका फेथ है, बहुत अच्छी बात है। यही तो भारत की खूबसूरती है। भारत का कोई मजहब नहीं है, भारत हर मजहब को मानता है। अच्छा, जिसको खुदा को नहीं मानता उसको भी सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो इसमें कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है भाई? रब्बी अव्वल का महीना है, प्रॉफिट की आमद का महीना है, लोग सेलिब्रेट करने दीजिए ना। आप उसको वो करके आप लोगों को और बोल रहे हैं। गरबा में भी नवरात्रि का समय है, गरबा में भी मुसलमानों का एंट्री नहीं, कोई बोलता है गोमूत्र छिड़को, कोई बोलता है कुछ करो, ये सब क्या चल रहा है? ये मुसलमानों से एक सोशल बायकॉट का एक बेहतरीन तरीका है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आप किसी समुदाय का सोशल बायकॉट नहीं कर सकते। ये एक फ्री कंट्री है, मुझे पसंद नहीं होगा, आपको पसंद नहीं होगा। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं आप? कहां गया हमारा सोशल फैब्रिक? कहां गया हमारा डाइवर्सिटी? कहां गया हमारा प्लुरलिज्म? आप क्यों एक फेस्टिवल आ रही है जिसको मनाना है खुशी से मनाने दीजिए ना, जिसको बुलाना चाहता है बुलाने दीजिए। मैं अपने हमारा जब हैदरगढ़ में पुराना घर था, हमारे घर के बाजू कई हिंदू लोग होते थे। अब तो हम शिफ्ट हो गए, हमारे मदर वहीं रहते, भाई छोटे भाई रहते। हमारे पड़ोसी हिंदू लोग थे, मिलते थे, आके मिलते, हम उनसे मिलते थे। ईद के दिन वो हमारे पास आते थे, दिवाली के वक्त वो मिठाई बिछाते थे, हम भी मिलते थे उनसे। मैं आज भी ना आशीष लाल दुगर, राजेश लाल दुगर, वो दोस्त है हमारे। अगर आप हर चीज को दीवार उठाने का काम करेंगे तो फिर दीवार ही उठते रहेगी। उलेमाओं ने भी कहा कि कोई मुस्लिम ना जाए गरबा में। अरे भाई, आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? आप किसी को कैसे रोक सकते हैं? अगर आप इस्लाम के तालीमात जो है कि आप अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं कर सकते, ये बुनियादी चीज है। ऐसा नहीं हो सकता मुसलमान अपना ही गरबा कर ले? क्यों करेंगे भाई, क्यों करेंगे? अब उस पर भी बोलेंगे तुम कहां से लाए इसको? अब बोलेंगे लकड़ी ये मुसलमान है नहीं, ये तो कहां रुकेगा? पर बताइए। नहीं, मैं एक दे रहा था, इंदौर में भी सोशल बायकॉट की बात कही तो मुझे याद आया कि एक मुस्लिम व्यापारी को, दुकानदार को वो हटाना चाह रहे, एक हिंदू ने आगे नहीं उठाना। बिल्कुल, यही मिसाल है। इस देश की खूबसूरती ये है, काश ऐसे सामने ठहरने वाले और आगे बढ़ जाएं तो फिरका परस्ती कम होना शुरू हो जाएगी।